मुल्क इस वक्त जी एक्चुअली तो इलेक्शन मूड में चले जाना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली हालात कुछ ऐसे हैं कि इलेक्शन मूड में जाता हुआ बहुत से लोगों को नज़र आ नहीं रहा। अभी गर्दिश कर दी खबरें कि इलेक्शन कमीशन शायद आज या कल ऐलान कर दे 28 जनवरी को इलेक्शंस का। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शंस होना सिर्फ मामला तो नहीं है ना, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में एक क्रेडिबल इलेक्शन होना, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हिस्सा ले सकें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान इस चैलेंज में अक्सर फेल हुआ है। अब की दफ़ा हालात और बड़े कठिन हैं। 2018 के इलेक्शन में भी बड़े कठिन हालात थे सियासी पार्टीज़ के लिए, उनको क्या बार बार दोहराना। दूसरी तरफ अदालतों के अंदर जो है इस वक्त ज़्यादा फोकस इलेक्शन के मैदान के बजाय अदालत का मैदान लगा। मसलन इमरान खान साहब और की पार्टी और उनका सारे का सारा दारोमदार अवाम के हाथ में नहीं है इस वक्त अदालतों के हाथ में, कि पहले अदालतें उनको क्लियर करेंगी, तब वो अहल होंगे इलेक्शन के, और उसके बाद वो मैदान में उतरेंगे तो मैदान सजेगा। ये एक जो साइफर केस है, यही बड़ा सीरियस केस है जिसका हम बार बार बता चुके हैं कि इसकी मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 14 साल कैद भी हो सकती है। इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की ज़मानत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। और रद्द करते हुए मैं आपको सिर्फ बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये कितना सीरियस मामला है कि उन्होंने जो अपने फैसले में लिखा, उन्होंने कहा कि जी बादियुल नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है। यानी कोई सिविलियन अगर जो है वो आइन से मावरा काम करे तो ये गद्दारी का इतलाक़ एक तरह से बनता है, सेक्शन 5 जिसे कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो तो प्योरली कू की तरफ चला जाता है ना, लेकिन ये भी उससे मिलता जुलता ही है, इंटेंसिटी इसकी कम नहीं है उससे। तो प्रोसिक्यूशन का केस है, वजारत ख़ारजा ने साइफर को डिकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट भिजवाया। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को वसूल कर बज़ाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि चेयरमैन PTI ने साइफर के मंदाजात को ट्वीट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मतलब अदालत जो है उसने इस वक्त प्रोसिक्यूशन की इस तक तो बात मान ली है, आगे भी जो लिखा है उन्होंने कि ज़मानत नहीं दी इस पर। दफ्तर ख़ारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयान रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर ख़ारजा के अफसरान के बयान से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं थी। चेयरमैन PTI केस में एक शरीक मुलजिम है, सिर्फ एक शरीक मुलजिम की हद तक FIR कारदम नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर चेयरमैन PTI के कब्ज़े में है, इनके खिलाफ तमाम दस्तावेज सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर ज़मानत नहीं बनती, बादियुल नज़र में मुलजिम का केस से ताल्लुक़ बनता है। ये केस इतना सीरियस केस है कि इसकी बुनियाद के ऊपर ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है उसका तो फैसला हो जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बात की, उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का इदारा या फ़ौज का इदारा है उसमें एक बड़ी गम गुस्से की लहर इस वक्त है। उस पर निगरान हुकूमत अपील में जा रही है। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान में किस तरह इन अदालती मामला से बचकर और जितनी डेंजरस इन्वायरमेंट है उससे बचकर मुल्क में क्रेडिबल इलेक्शन हो सकेंगे, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। मेरे साथ पलूशा खान साहिबा हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, या फरीद साहब हैं, और अहमद अवैस साहब हैं। अवैस साहब, अभी आपके आने से पहले मैंने अभी सिर्फ इतना ऑडियंस को बताया कि पाकिस्तान में एक क्रेडिबल इलेक्शन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उस क्रेडिबल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ादाना शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब आपकी क़यादत का भी होना उसमें बहुत ज़रूरी है। और इमरान खान साहब का सारा मामला अवाम के पास जाने के बजाय अभी तो अदालतों में फंसा हुआ है। तो मैं आपके भी आने से पहले बता रहा था वक्फे से पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की गई है, तो उसमें उन्होंने बड़ा सीरियस मेंशनिंग की है कि बादियुल नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है। तो इस वक्त आपकी पार्टी के लिए या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए इलेक्शन मतबा नज़र है या वो ज़रूरी है होना, या उनका इन इतने क्रिटिकल केस से बाहर निकला ज़रूरी है इस वक्त? वैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि जो केसेस जिस तरह से उनके ऊपर बने हुए हैं, जनाब, कोई केस ऐसा नहीं है कि जो एविडेंस के बगैर जिसके मुतल्लिक ये इल्ज़ाम इस ज़ोर से और इस कॉन्फिडेंस से लगा दिया जाए कि जी ये तो इनको तो बड़ी सख्त सज़ा हो जाएगी इसके अंदर जी। और इसी तरह से ये साइफर के अंदर भी जो जब उसकी डिटेल में जाएंगे, जब उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जब तमाम रेलेवेंट गवाहान को बुलाया जाएगा और उनके ऊपर जरा होगी, तो फिर सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो जाएगी।
क्योंकि इसमें मैंने जैसे आगे भी आपसे बताया था कि इसके ऊपर तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी और अमेरिका में भी आर्टिकल छपे, उन्होंने भी किस रेफरेंस से ये बात की कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुँची और वो असल क्या है, हकीकत क्या है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुकदमात चलते रहते हैं, होती रहती हैं, सज़ाएँ भी होती हैं, अपीलें होती हैं, मामलात ये भी जब किसी के ऊपर नाजायज़ मुलवस भी किया जाता है, जायज़ तो उसी वक्त सूरत बनेगी जब अदालत अपने आखिरी फैसला तक सुना देगी और फैसला फाइनलाइज लेकिन हो वैसा जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि आपके लिए कितना परेशान कौन है ये फैसला? देखें, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा कि आपको अगर बादी नज़र में ये भी लग रहा है जैसे कि आप लोगों ने कह दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, इमरान खान साहब ने तो कह दिया ये, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए अगर आपको जजेस पे ट्रस्ट भी नहीं है, आपको लग रहा है इन्वायरमेंट भी आपके खिलाफ हो चुकी है, तो फिर आपके लिए कितना अहम इस वक्त तो ये है कि इमरान खान का सर्वाइवल, उनको बाहर निकालना, उनकी एग्जिस्टेंस, ना कि कुछ ये कि आप कहें कि जी फौरी इलेक्शन कराएं, अभी तो मुकदमे चल रहे हैं, इमरान साहब तो जेल में हैं और नाअहल हैं इस वक्त। देखिए बात यह है ना कि वो जैसे फैज़ ने कहा था ना कि ये ऐसी सूरत हाल के जो यहाँ पे पैदा हुई है जी कि आज सहना है हमें पर हमेशा तो नहीं सहना है। वाह, अनदेखे हालात जो हैं, जो पीछे इनविजिबल हैंड क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमेशा तो बर्दाश्त नहीं होंगे वो किसी से भी। वो बात खुल के सामने आ जाएगी, जब सामने आ जाएगी तो फिर वो इनविजिबल नहीं रहेंगे, वो विजिबल हो जाएंगे। तो ये तो एक दुनिया का भी दस्तूर है और एक अल्लाह ताला का निज़ाम भी है कि कोई चीज़ तो छुपी हुई अभी नहीं तो रहती आपको है। सहना पड़ रहा है। कायनात में कोई चीज़ मख्फी नहीं है। बिल्कुल ठीक, मैं तो अभी की बात ही कर अभी रहा था सह रहे वैसा। हैं हाँ जी, और हम सहेंगे इसको। बिल्कुल जी ठीक है, जी, पॉइंट आ गया। अभी सह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जी जी, कि उसके बाद ये जब ये बात खुलेगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये सबसे जो खुशाइंदेद और जो मस्बत है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं समझने लग पड़े हैं बहुत हद तक, और उनको इसीलिए वो जुड़े हुए हैं इमरान खान के साथ, उनके वोट्स जो है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो किसी सूरत इस बात से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, राइट और इस तरह से वो इमरान की शख्सियत को टार्निश नहीं कर सकते। राइट। मुसद्दिक मलिक साहब, आज सहना है हमें, हमेशा तो नहीं सहना है, और जब बात खुलेगी तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ मुसद्दिक मलिक साहब, आपका नाम भी निकलेगा। आपको बीइंग अ पॉलिटिशियन ये अजीब नहीं लगता मुसद्दिक साहब के आपके जो है कोलीग के साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो बकौल आपके कल आपके साथ भी हुआ था और आइंदा भी आपके साथ हो सकता है? तो इस सूरत हाल में इलेक्शन के लिए आप जब जाएंगे तो क्या आपका बेंट ऑफ माइंड होगा और क्या आपको मज़ा आएगा ऐसा इलेक्शन लड़ने का भी? देखिए अहमद अवैस साहब की बात मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ये आई कि क्या अच्छा होता कि ये बात जिस दिन गाड़ी में 15 किलो हेरोइन डाली थी उस दिन समझ आ जाती। उस दिन क्या हुआ था, क्या सोच के हेरोइन डाली थी? वो अजनबी हाथों का बेनाम गरां बारे सितम नहीं था, वाह, वो जाने हुए हाथों का जुल्म था या क्योंकि आपके कायद का जुल्म था, इस वजह से ना वो अजनबी था ना बेनाम था, लेकिन गरां तो था जिस पे गुजरी वो जाने। लोगों को आपने कहा मूंछों से पकड़ के जेल की काल कोठरी में डालेंगे, तो ये शेर पढ़ लेते तो सारी बात सीधी हो जाती। लोगों की बेटियों को आपने रात को 2 बजे बाप के सामने घसीटा तो ना घसीटते। उस वक्त जब आपको हम कह रहे थे आइए बैठिए बात करें, वी नीड टू वर्क टुगेदर, ये एक मुल्क आगे अगर बढ़ना है तो हम सबको बैठ के मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो उस वक्त गाली गलोच ना करते ना भाई। वो गाली गलोच भी बेनाम नहीं थी, गरां तो थी हम पे, लेकिन जिस जिस ज़ात की गाली निकाली गई उस वक्त सोच लेते, ये शेर उस वक्त पढ़ लेते, या हमें ही कह देते कि यार हमें कुछ समझ आ रही है, या अभी कह दें खान साहब को कि वो कहें कि मुझे समझ आई है, मैं जिन मुजालिम मैंने जो जुल्म किए हैं, जिस तरह 2-2 साल 3-3 साल ख्वाजा साद रफ़ीक को जेल में रखा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को जेल में रखा, शाहिद खाकान को जेल में रखा, एहसन इकबाल को जेल में रखा, ख्वाजा आसिफ को जेल में रखा, मरियम को उनके वालिद के सामने घसीटा रात को,
नवाज शरीफ को जेल में रखा, शहबाज शरीफ को जेल में रखा, हमजा शरीफ को जेल, शहबाज को जेल में रखा। तो अब आप कह रहे हैं कि इन सबका बदला इकट्ठे इमरान खान से लेना है उस वक्त आप नहीं, मैं बदला नहीं कह रहा, मैं इसको मकाफात अमल कह रहा हूँ कि खुदा तो बैठा है ना ऊपर। तो आपने जो मुजालिम किए हैं और जिस जिस ज़ात के मुजालिम किए हैं और जिस जिस तरह की गाली निकाली, अब वो आपके सामने आ रही। जहाँ तक दूसरी बात है, 2 केसेस हैं अलग-अलग साइफ़र के हवाले से, क्योंकि आपने इलेक्शन के हवाले से भी बात की है। साइफ़र के हवाले से तो सीधी जी सीक्रेट्स, जो नेशनल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसके तहत जो भी फ़ैसला होगा वो सामने आ जाएगा। अब सबूत की जहाँ तक बात है, ये भी इनकी बात ठीक है। मुसीबत ये है कि खान साहब तो ख़ुद सबूत लेके फिरते रहे। खान साहब ना कहते। देखिए साइफ़र जो है आपको पता है वो कोडेड होता है, उसको डीकोड करना होता है। सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर को, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन सेक्रेटरी को और जो हेड ऑफ सिक्योरिटी उस वक्त हो, 4 या 5 लोगों की आंखों के अलावा किसी की आंखों के सामने उसे नहीं जाना होता। तो अब आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब क्या डिजर्व करते हैं आपके ख्याल में? तो उन्होंने अभी कोर्ट का फैसला तो आया नहीं, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब आपके ख्याल से उन्होंने जुर्म कमिट कर दिया है। इंसाफ, अब क्या सज़ा होनी चाहिए? इंसाफ आप बता दें। इंसाफ जी, मैं समझता हूँ जी, मैं बता रहा हूँ इंसाफ होना चाहिए। वो इंसाफ आपके नज़दीक क्या है कि इलेक्शन में तो कम से कम पहले ही मारना है? देखिए, एक तो तरीक़ाकार वो था जब जज़ा और सज़ा और एविडेंस ऐसे आहिस्ता आहिस्ता टेलीविज़न पे चला करता था। आपको याद है जिसमें वो हाईलाइटर से हाईलाइट किया होता था 1,80,000 खरब रुपए की किधर है वो भाई? हमने तो कोई नहीं चलाया, हमने तो कोई चीज़ आपके सामने किसी टेलीविज़न चैनल पे नहीं चलाई। आप अदालत में गए हुए हैं, आपको इंसाफ मिले। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि 2 लिहाजों से आप बराबर हैं, लेकिन वो ये मैं बताया तो आपको जी, कि एक आपके साथ जो सुथरी हुई। एक आखिरी बात जी 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 मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो भी ये इंसाफ होंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने शहीदों के मुजस्मे गिरा के उन्हें ठुड्डे मारे, क्योंकि अगर आप कहें कि हाँ शहीदों के मुजस्मे गिरा के मारो उन्हें ठुड्डे, तो आपके बच्चों की कोई उसके बाद हिफाजत नहीं करे। ठीक, वो लोग जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया या स्क्री टावर जलाया, उसमें लोग जले नहीं जले, जिंदा बचे नहीं बचे, उनको तो कम से कम उनके साथ भी तो इंसाफ होना बिल्कुल चाहिए। ठीक। वो लोग जो खड़े खुद अपने फेसबुक के ऊपर लगा रहे थे कि ये देखो अंदर चलो, हमला करो, आग लगा दो, उनके साथ भी तो किसी को तो इंसाफ तो आगे मिलना है ना। तो उनके अलावा किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो लोग ज़्यादती तौर पर मुलव्वस हैं, किसी के साथ बेअसूली नहीं होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मगर अगर कुछ लोगों ने कुछ क्राइम्स किए हैं तो अदालत में उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट है। परवेश खान साहिबा, मेरे सामने ये आर्टिकल 5 के चीज़ा नुकात पड़े हुए हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि someone willfully communicates the code or password, sketch, plan, model, article, note, document information to any other person, any person other than a person to whom is authorized to communicate it, a court or a court of justice, or a person to whom it is in the interest of the state his duty to communicate it, or uses the information in his possession for the benefit of enemy or in any other manner prejudicial to the safety of the state, retains the sketch। ये आपको सब लगता है कि और उसकी सज़ा भी लिखी है विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड्स टू 14 ईयर्स। ये केस आपको लगता है कि इमरान खान पे बनता है पूरे का पूरा साइफर के ऊपर? ये जो आर्टिकल 5 रेफर भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखिए ये तो मैं कामरान सॉरी सेक्शन 5 तो मैं नहीं कह सेक्शन सकती, 5 तो ऑफिशियल कोर्ट सीक्रेट एक्ट, कहेगा। सॉरी आर्टिकल 5 नहीं सेक्शन 5 है जी। जो बज़ाहिर नज़र आता है वो तो इसी सिमत जाता लगता है, लेकिन अब वो केस बनता है कि नहीं ये तो अदालत बता सकती है। लेकिन बात यह है कि ये बातें तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब को पता होंगी जब वो साइफ़र को लहरा रहे थे। ज़ाहिर उनके पास भी एक जो लीगल ब्रेन्स हैं, कानून दानों की एक ख़ासी अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर कोई इस किस्म का हौसला था और कोई उन्हें थपकी थी कि वो लगातार जो है इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये सारे आर्टिकल्स तो आइन का हिस्सा उस वक़्त भी थे। और किसी भी शख्स को ये पता है कि जब वो एक ऐसी पोजीशन में होता है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स का क्या मतलब होता है और उसको बाहर निकाल के आम करने का क्या नतीजा हो सकता है। और ये जब एक कागज़ को फ़ॉरेन ऑफिस से ले आए और इस तरह उन्होंने उसका तमाशा बनाया और एक और मुल्क को, छोटे मोटे मुल्क को भी नहीं, एक बड़े मुल्क को उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया और उसकी बिना पर उन्होंने अपने ही मुल्क के कुछ लोगों को गद्दार कहा,
तो क्या आपके ख्याल में उन्हें इल्म नहीं था कि इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने किया। सवाल ये है कि वो क्यों ऐसा कर रहे थे और क्या ऐसा उन्हें जो है इतने पुरएतमाद वो क्यों थे कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सवाल इसका जवाब ये बड़ा ढूंढें अहम तो फिर सवाल उठाया आपको वैसे 9 आपने, मई के इंटरेस्टिंग है ये। जी 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 फरमाइए। इसको जोड़ें 9 मई के वाक़यात से, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों इतने पुरएतमाद थे। क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी और पूरा यकीन था कि 9 मई को वो जो करना चाह रहे थे वो अहदाफ हासिल कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है, जिसे कहते हैं देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, और अल्लाह ताला ख़ुद जो है बड़ा मंसूबा साज़ है, सबसे बड़ा। तो अल्लाह ताला का मंसूबा जो है वो उनका अपना था, और इमरान ख़ान साहब ने जिस तरीके से हालात और मामलात को जैसे जो है शतरंज की चाल पे गोटियां बिठाई थी, वो वैसे नहीं चली और वो उनके ख़िलाफ़ पड़ गई। लेकिन ये बातें अब ज़ाहिर है एक बिल्कुल अया हकीकत है, क्या हुआ हम सब ने आपने देखा, इसलिए मैं इस पे कमेंट कर रही हूँ। वरना तो इस पे कमेंट करना भी जो है बड़ा मैं समझती हूँ और आपको लगता है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये लगना चाहिए इमरान खान पे, आपके तईं आपको लगता है कि जस्टिफाई है ये केस या नहीं आपके नज़रिए? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि लगना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो काम उन्होंने किया उसका कोई खमियाजा तो होगा। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन कानून में उसकी जो भी सज़ा है वो तो ज़ाहिर है उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन वैसे इस मुल्क में कुछ पता नहीं होता, कल के जो मुजरिम है वो आज के हीरो, आज के ये आप नवाज शरीफ साहब को कह रही हैं? कल के ज़ीरो, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये किसी के साथ भी, ये तो एक दायरों का सफ़र है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन तो लिहाजा मैं कुछ कह नहीं सकती कि कल को क्या होगा। साहिबा, लेकिन आप ये तो इतना तो कह सकती हैं, ने इंतहाई गैर एहतियाती जी गैर इतना तो आप कह सकती हैं कि आपकी पार्टी का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शंस जो है, या आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके अंदर पूरी की पूरी जो स्टेज सजाई जा रही है वो नून लीग और उनकी क़यादत के लिए सजाई जा रही है। ख़ास में पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह साथ मिली हुई है मुबैना तौर पर बादियों नज़र में, आपकी जो पार्टी के लेवल से बयानात आ रहे, यही आप लोगों का परसेप्शन है कि ये नून लीग को इलेक्शन जितवाने के लिए स्टेज सजाई जा रही है, या आपका ये परसेप्शन नहीं है आपकी पार्टी का? देखिए, ज़ाती तौर पे तो मेरा परसेप्शन ये नहीं है। ये परसेप्शन नून लीग का है कि उनके लिए स्टेज सजाया जा रहा है, शायद उनका ये परसेप्शन है। अच्छा, ये नून लीग के लेकिन हम ये समझते हैं कि स्टेज किसी का सगा नहीं होता है। ये स्टेज जो है ये कभी किसी के लिए सजता है तो दूल्हा कोई और बैठ जाता है, कभी दूल्हे को उठा के जो है ज़मी बोस कर दिया जाता है, कुछ पता नहीं। लिहाजा ये सदिक साहब मेरे साथ पहले भी एक शो पे थे और भी इनके दोस्त थे, तो मैं यही कहती हूँ कि अभी कुछ पता नहीं है। लिहाजा जीत के शादियाने वक्त पे बजाए जाएं तो अच्छे लगते हैं, वक्त से पहले जो है वो ढोल नहीं बजाना चाहिए, गले में पड़ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। अवैध साहब, आपको भी लगता है कि ये नून लीग का अपना परसेप्शन है कि ये दूल्हे वो बनने जा रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर, और शायद पता चले कि बारात जो है किसी और घर चली जाए तो अवाम की बारात? आपको भी ये लगता है सर? ये मैं आपको एक बात बताऊं कि एक डिसेप्शन का एक बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है जो इस्टेब्लिशमेंट को सिखाया जाता है, उसके ऊपर ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके ऊपर पेपर्स भी होते हैं, उनके ऊपर टेस्ट होते हैं, और कौन टॉप करता है कौन नहीं करता, कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड डिसेप्शन। अब ये यहाँ पे भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड डिसेप्शन है। स्टेज जो है किसी से तैयार किया जा रहा है, स्टेज के ऊपर जैसे अभी मोहतरमा ने फरमाया कि उसके ऊपर बैठेगा कौन, दूल्हा कौन बनेगा, और कोई निकाह खान आएगा या नहीं आएगा, या ऐलान हो जाएगा, ये सारी बातें जो बात की। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हिस्ट्री ये बताती है कि हर जो हिस्ट्री भी है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, जैसे मैंने आगे भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था आपके सामने कि जैसे अहमद फराज ने कहा था ना कि उसे ख़बर नहीं कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। वाह। तो सूरत हाल जो है वो यहाँ पे इसी तरह से है कि
इमरान के ऊपर 100 इल्ज़ामात ये लगाते रहें, करते रहें, वो उसको अब किसी तरीके से नवाज़ शरीफ और शहबाज के साथ कंपैरिजन नहीं इसलिए कर सकते कि जो करप्शन के इल्ज़ामात उनके पास हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आज भी खड़ी हुई हैं, उन्हीं के कब्ज़े में, उनके तसर्रुफ़ में है। जो एक गरीब आदमियों के अकाउंट में से करोड़ों अरबों रुपए निकाले गए, वो कहाँ से आई, ये सारी डिटेल मौजूद हैं। आज अगर उनको दबाना चाह रहे हैं ये, तो हिस्ट्री तो नहीं दबाएगी ना। हिस्ट्री का कलम जो है वो बड़ा कैलसली, ज़ालिमाना तरीके से चलता है, वो हकीकत खोल के सामने ले आता है। इसी तरह से 9 मई का वाक़या जो है, इसको कुछ कर लें कि जनाब वो जुल्म कर दिया इन्होंने, ये भाई इमरान खान की अगर कोई दुश्मनी थी या अगर लागतबाजी थी, तो मुखालिफ अपनी मुखालिफ जो पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल राइवलीज़ थी, जिनके मुतालिक ये कहते हैं कि उनके मुतालिक ज़ुबान भी गलत इस्तेमाल की गई है, कुछ किया गया, उनकी किसी सूरत जो है ना हो सकती थी, किसी सूरत कोई दुश्मनी जो है आर्म फोर्सेस के साथ तो वैसा मैं एक आपको बात सिर्फ होनी भी नहीं चाहिए। एक बात ये आप जो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ पे स्पीचेस चला नहीं सकता, आपको पता है पैमरा की पाबंदियाँ। लेकिन एक तो मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ा जेलस फील कर रहा था, आपने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को रिसर्च किया था तो मैं नहीं कर सका। जिस तरह आपने बताया ना कि तैयारी किस तरह की होती है, तो माशाल्लाह आपको भी बड़ी दस्तरस है और आप भी जानते हैं कि इलेक्शन की तैयारी और इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होता है, तो इस पर तो मैं अप्रिसिएशन कबूल करें, नंबर 1। नंबर 2 सर ये था कि ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि आप बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं कि इमरान खान का कोई झगड़ा बनता ही नहीं या किसी भी सियासी लीडर का फ़ौज के साथ और पीडीएम या सियासी जमातों के साथ बनता है। लेकिन सर 1.5 साल में तो इमरान खान ने यही कहा ना, इमरान खान साहब ने, कि ये तो इस काबिल ही नहीं कि मैं इनसे बात करूं, ये तो मेरी मुखालफत के भी काबिल नहीं है। पीडीएम वाले जो हैं डायरेक्ट अटैक्स फौज पे हुए ना सर। एक आदमी जो है, जी सर, देखिए एक आदमी जो है ना, एक 1% जो है वो तो बुरा भी निकल सकता है, अगर उसमें कोई बुराई भी हो सकती, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे अदारे के ऊपर आप बुराई ले आए। सर एक्चुअली अवैध साहब ये आप बड़ी क्रिमिनली बात कह देते हैं, ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम कहें कि अवैध साहब और उनकी पूरी पार्टी बड़े अच्छे लोगों की पार्टी है, बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, बड़े अक्लमंद दाना लोग हैं, लेकिन एक इमरान खान जो है ना, वो अगर बंदा गलत निकला है तो उसमें तहरीक इंसाफ का कसूर है। तो सर इस आर्गुमेंट में हम जाएंगे तो वो ऑब्वियसली वो तो उसका कोई सोच एंड ही नहीं ना है, दुरुस्त होगा। लेकिन यहाँ पे हालात ने ये साबित किया है कि इमरान सो फार तो वही ठीक है, बाकी जो लोग चोरी खाने वाले मजनू थे वो आए और गुजर गए। वैसा वो आप ठीक कह रहे हैं, आप वही बुरे लग रहे हैं ना, आप ठीक कह रहे हैं, इमरान तो बुरा नहीं लग रहा। वैसा आप ठीक कह रहे हैं, आपकी पार्टी की हद तक आपकी पार्टी बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। जिस तरह लोग या दबाव में गए या जिस तरह अपनी मर्जी से गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, लेकिन ये सब हुआ तो किस तरह हुआ? किसने कहा था पार्लियामेंट से अपनी पोजीशन छोड़ो अपोजिशन की? किसने कहा था पंजाब में अपनी बनी बनाई गवर्नमेंट की छोड़ो? गलत ही अपनी जगह। जी सर, तो मेरी बात सुनिए। अब आज इमरान साहब, वैसा मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज इमरान साहब जेल में बैठे हैं, वो जो आप कह रहे हैं लाखों करोड़ों की पॉपुलैरिटी वो सोशल मीडिया में है, वो लोगों के दिलों में भी होगी, वो सड़कों पे नहीं है क्योंकि प्रेशर डाल सके इस्टेब्लिशमेंट पे, कोई अदालतों पे, कोई निगरान हुकूमत पे कि जनाब हमारे आपने मकबूल लीडर को नाजायज़ हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है। वो लोग सड़कों पे नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं हो सकी लोगों की, उतरे नहीं आ सके, अभी भी नहीं आ जाएंगे। देखिए चले आएंगे तो सर आएंगे, अभी तो इमरान साहब फंसे हुए अंदर ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो फुली हमदर्दी है कि होना चाहिए एक सियासी पार्टी को पूरी तरह आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, ये आपका राइट है। ये नहीं कि आपकी कॉर्नर मीटिंग करने दी जाए, पुलिस छापे मार ले वहां पे, जो दुरुस्त है। मैं आपको और तहरीक इंसाफ नून लीग दनाती पे उनको अब मुख्तलिफ मौके के ऊपर देखिए, यहाँ शहबाज और नवाज साहब जो है ना, आपको पता है कि ये तो इस काम के आदी थे कि वो कभी ये किसी ज़माने में अपने जो लीडर था इनका पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब का पेट फाड़ते थे, उसमें से पैसा निकालते थे, कभी वो किसी को फांसी भी लटकाते थे, कभी रस्सी लटका के बांध के खींचते थे। वो ज़ुबान भी तो आपके सामने है ना, सारी भूली तो नहीं किसी से सर। वो कैमरे की आंख में भी महफूज है और कानों में भी महफूज है। बिल्कुल ठीक है सर, सारी चलती रही है। बिल्कुल ठीक। आप क्वेश्चन में जी, मैं सिर्फ आपके सामने बात, जी जी, मैं पुरानी बात है लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी भी जो कुछ भी है, सूरत हाल ये है कि इमरान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं यहाँ पे हैं, यहाँ पे इसी मिट्टी में, इसी ज़मीन में बैठा है, यहाँ पे ही उससे यहाँ से बाहर नहीं निकला, ठीक, यहीं पे उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, यही लगेंगे।
आज हैं कल नहीं होंगे, ये तो एक दस्तूर बिल्कुल है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ लगाए गया, हैं। आपका लेकिन पॉइंट आ गया। आपका आप ये कह रहे हैं कि वो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, कुछ आप कर लें, जितने इशार सुला दें, जितने आप केस कर लें, जितना आप समझ जाएं कि दूल्हा आप बनने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जी पॉपुलर तरीन लीडर तो इमरान खान ही रहेगा आप लोगों के मुकाबले में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो करप्शन का परसेप्शन है ना, जो प्रॉपर्टीज़ की सूरत में आज भी लोगों के जहनों में नज़र आ रहा है, उसके मुकाबले में तो इमरान खान एक बड़ा उजला सितारा है, चाहे वो जेल में अभी रहे और कल बाहर आ जाए। इस जोश का मुकाबला कैसे करेंगे सद्दिक साहब? जी, तीन अहम बातें हुई, तीनों का जवाब देता हूँ। पहले तो आपने ये दुल्हा बुला की बात की, सेज सजने की बात की, सरप्राइज़ डिसेप्शन की बात की, वो सारी कहानी आपने फ्रेम की। आपसे मतलब आप नहीं, आपके प्रोग्राम में हमारे दीगर शुरका ने की। तो 24 साल में मियां नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, वो सरप्राइज़ था या डिसेप्शन? 2002 में उनको इजाज़त नहीं हुई तो क्या सरप्राइज़ था या डिसेप्शन? 2008 के इलेक्शन में वो बाहर थे, वो सरप्राइज़ थी या डिसेप्शन? 2018 के इलेक्शन में वो बाहर थे बेटे से पैसे लेने पे, अपने बेटे के बोर्ड पे सर्व करके पैसे ना लेने पे बाहर थे, वो सरप्राइज़ था या डिसेप्शन? ये दूल्हा हमें आप बना रहे हैं। यानी आपको मैं पूछूं कि 24 साल में जिसको आप कह रहे हैं इतना बड़ा लीडर है, उसको सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की मोहलत मिली, वो भी 4 साल के लिए, ये सरप्राइज़ था या डिसेप्शन? ये कौन सी स्टेज, कौन सी सेज है? दुख यहाँ पर सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ क्यों वापस आ गया, कहीं सारी बिसात उलट ना जाए। वाह, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बदल गया है? नवाज शरीफ वापस आ गया है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बदल गया है। और क्या बदल गया भाई? तो एक तो ये जो डिसेप्शन वाली बात है, ये जितनी मुल्क में तरक्की हुई, जो आप और मैं मोटरवे पे ट्रैवल करते फिरते हैं, जो आपकी इस वक्त लोड शेडिंग नहीं हो रही, जो घरों में गैस, पॉइंट सारा आ गया आपका। ये सिर्फ 4 साल में मियां नवाज शरीफ ने किया। अब दूसरा पॉइंट, वो जो शफाफियत की बात करते हैं, करप्शन और साफ़ व शफाफ, साफ़ चली शफाफ चली, वो 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो मैंने दिए थे। वो प्रॉपर्टीज़ जो इन्होंने ख़रीदी हैं, तो वो जो 450 कनाल ज़मीन उनसे लिए, वो भी कायम व दायम है, ठीक है, और ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन और बेगम साहिबा और साहब के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। 1 मिनट ठहर जाए, अभी और 1 सेकंड। 2 मिलियन पाउंड लेके आपने $1 बिलियन का फ़ायदा दिया, 2 मिलियन पाउंड लेके $1 बिलियन का के इलेक्ट्रिक को आपने फ़ायदा दिया। ठीक, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, फाइल में लिखा पड़ा है, जहाँ पे आपने बोला कि नहीं जो आपने वादा किया था ना खरीदते वक्त, क्या आप $1 बिलियन का कारखाना दतैंकोल। बिल्कुल ठीक। मैं आपके पॉइंट्स, मैं आखिरी बात भी कर दूं जी बताएं या वक्त कम हो गया? अगर कम हो गया तो वक्त की किल्लत हो गई है, इसलिए आखिरी बात ये कि इन्होंने कहा ना कि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर तो कोई इतराज़ नहीं है, तो वो कुछ जर्नैल जो वफादार हैं और बाकी क्या हैं, वो किसने कहा था? कुछ जर्नैल जो हैं बहादुर हैं और बाकी क्या हैं, वो किसने कहा था? बिल्कुल पॉइंट आ गया। पलवशा साहिबा की लाइन बहाल करें जी। मुसद्दिक मलिक साहब ने आज बहुत बोल लिया, या अवैध साहब बोले या मुसद्दिक मलिक साहब बोले। अवैध साहब तो वैसे ही आज बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, इनकी वजूहात अवैध साहब जानते हो या मैं जानता हूँ। मैं एक ब्रेक के बाद, एक तो मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों के हवाले से फैसला है, उस पर एक बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ़ौज इस बारे में एटलीस्ट क्या सोचती है और निगरान गवर्नमेंट को जा रही है। पलवशा साहबा के लिए सवाल यही है कि मुसद्दिक मलिक साहब कुछ कह लें, करप्शन का परसेप्शन क्या हम बना पाए इमरान खान के ख़िलाफ़ या नहीं अभी तक? एक ब्रेक के बाद। पलवशा खान साहिबा, जो बातचीत यहाँ चल रही है ऑब्वियसली वो ये कि इलेक्शन में अवैध साहब ये समझते हैं कि सारे का सारा मुकाबला जो है ना, वो करप्ट परसेप्शन वाली पार्टीज़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा, और वो ये कह ये रहे हैं कि सारे केसेस होने के बावजूद जो करप्शन का परसेप्शन आप लोगों की पार्टीज़ के मुतल्लिक है, इमरान खान उसमें फिट नहीं बैठ रहे, अवाम में इसलिए मकबूल है करप्शन ना करने की वजह से। ये मुकाबला होगा, ये एजेंडा होगा इलेक्शन में, आपके लिए चैलेंज बहुत बड़ा। देखिए, मैं समझती हूँ ये करप्शन का अगर कोई परसेप्शन या कोई मामलात और हालात और वाक़यात थे, तो वो इमरान खान साहब को अपने दौरे हुकूमत में उनको जो है साबित कर देना चाहिए था, वो नहीं कर सके, लिहाजा ये उनकी नाकामी नंबर 1 है। दूसरी ये कि करप्शन का जो परसेप्शन है वो हमें हम बनाने में भी शायद इतने कामयाब नहीं हुए जितने इनके अपने लोग, इनके घर के लोग, इनके आसपास वाले, वो सारे लोग जो इनके टाइगर्स कहलाते थे,
जिन पे इनको बड़ा नाज था, जो रोज़ आपके शोज़ पर आकर हमसे इंतहा दर्जे की जो है वो बेइज्जती और बदतमीज़ी करते थे, गालम गलोच जिनका वतीरा था जलसों से लेकर टेलीविज़न स्क्रीन्स तक, उन्होंने ख़ुद बनाया। अब देखिए हालात कैसे पलटा खाते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ ये परसेप्शन बनाया, उसको मोहर लगाई, उसको तक़वियत दी और आवाम के सामने बैठ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अब बात यह है कि वो टाइगर्स तो नहीं थे कामरान शाहिद साहब, वो तो वक्त आने पर बिल्ली भी ना बन सके। और उस वक्त आप इस बात के गवाह हैं, ये वही लोग थे जो इमरान खान को के सामने नंबर बनाने को गालम गलोच तो करते थे, लेकिन ये भी कहते थे हम 5 साल अगले भी हुकूमत करेंगे, उससे आगे भी 5 साल हुकूमत करेंगे। आप याद कीजिए, आपके पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी। और उस वक्त कम से कम मैं तो नहीं कहती थी ये खुदाई दावे हैं, खुदाई दावे ना करो, तुम अगले 5 मिनट का तुम्हें इल्म नहीं। और वही लोग हैं जिन्होंने जो है इमरान खान की सारी कसीदा गोई जो है आप देखते हैं हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई कर रहा होता है। लिहाजा अब बात यह है कि तो अपने उनके घर के भेदियों ने लंका ढा दी है और बात अब तो करप्शन से बहुत आगे निकल गई। चलें, करप्शन की तो जो सज़ाएं हैं वो आपको और मुझे इल्म है। अब जो मामलात वो फेस कर रहे हैं, फ़ौज में बगावत कराना, मुल्क के ख़िलाफ़ ये साइफ़र केस जो है ये तो करप्शन से बहुत आगे मामलात हैं। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो आप मुझे बताइए, आप भी इस मुल्क की सियासत के एक शागिर्द हैं, आप पढ़ते हैं उस मुल्क में क्या हुआ आज तक, आपने देखा, सुना, पढ़ा। आप मुझे बताइए कि क्या इससे पहले किसी पार्टी के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ? क्या उस जुल्म के बाद किसी पार्टी ने, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने ऐसा करने की कोशिश की जो 9 मई को हुआ? पाकिस्तान की सियासी जमातों को छोड़ें, क्या कभी भारत ने भी कोशिश की कि वो GHQ के ऊपर आकर कोई हमला कर दे? या वो हद अज़ हद उन्होंने जो की वो बालाकोट के आसपास उन्होंने बमबारी की और वहाँ से वो पकड़े गए। मुझे बताइए क्या ऐसी चीज़ थी, कौन सा ऐसा हाथ था, कौन सी ऐसी ताकत थी जिन्होंने इमरान खान साहब को यहाँ तक जो है पुश किया कि वो इतनी बड़ी जो है वो प्लान बना बैठे और फिर आप देखिए जो हुआ। लिहाजा करप्शन तो अब कोई सवाल नहीं है। सवाल हाँ ये हो सकता है कि 16 महीनों में क्या होता रहा उस पर अवाम ज़रूर हमें जज कर सकती है। मैं ये नहीं कहती कि उस पर अवाम हमें जज नहीं कर सकती। ये बड़ा चैलेंज है। अब इमरान खान साहब के जिस ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट करप्शन से ऊपर का ब्रैकेट है, ऊपर का ब्रैकेट है। इस पर ज़रूर मैं चाहूँगा कि वैसा कमेंट करें, लेकिन क्योंकि निगरान हुकूमत ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फौजी अदालतों को जो है वो फारिग किया अपने फैसले में, 5 रुकनी बेंच ने, उसके खिलाफ नज़रसानी के लिए जाए, तो मैं कुछ देर के लिए याहिया फरीद साहब, ये आपको लगता है कि इस वक्त ये जो फैसला आया है तो इस्टेब्लिशमेंट में तो एक गम और गुस्से की लहर है ही, मतलब ये तो खुलेआम मैं बता रहा हूँ कि है और उसका इजहार भी हो रहा है, सिर्फ मुझे नहीं पता, जो ही बाखबर लोग हैं जो समझते हैं उनको पता है। और क्वेश्चन ये भी पुट किया जा रहा है कि सिविल अदालतें जो है उसके अंदर ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, क्योंकि मुजरिम जो बड़ा मुजरिम जब आता है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है उसको डील करना, खासतौर पर जब दहशतगर्द आते हैं तो अदालतों के लिए मुकदमा सुनना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो फैसला आया है इससे आपको लगता है कि दहशतगर्दों की भी हौसला अफजाई बड़ी हो सकती है पाकिस्तान के मौजूदा लोअर कोर्ट सिस्टम को देखते हुए, जो कि ऑब्वियसली बहुत हद तक फॉल्टी है? देखिए, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं या स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स या सिविलियंस का ट्रायल जो मिलिट्री करती है ये एक रिप्रेशन का टूल है। ये एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज रियलिटी ये है कि आप स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स को क्रिएट करते हैं एक मजबूरी के तहत। मजबूरी ये होती है कि आपकी ऑर्डिनरी जो कोर्ट्स हैं दे आर नॉट एडिक्वेट टू डील विद हीनियस क्राइम्स या हीनियस ऑफिशियल्स या हीनियस ऑफेंसेस, और इसी वजह से आपने देखिए एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी क्रिएट की, जबकि पीपीसी के अंदर वो कवर्ड था। आप सिविल की तरफ आ जाए, आपने बैंकिंग कोर्ट्स क्रिएट करते हैं, आप करप्शन के कोर्ट्स क्रिएट करते हैं, जबकि पीपीसी में ये सारे ऑफेंसेस ऑलरेडी कवर्ड थे। उसकी सिर्फ रीजन ये होती है कि आपने ट्रायल को एक्सपेडाइट करना होता है, आपने एक डिटेरेंस क्रिएट करनी होती है, और डिटेरेंस क्रिएट होती है अगर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, एग्जाम्पलरी प्रोसीजर हो। चौथी बात यह है कि आपके कुछ नेशनल सीक्रेट्स होते हैं, आपने उनको सीक्रेट रखना होता है, आप यू डू नॉट वांट कि वो पब्लिकली जो है वो डिस्कस किया जाए। तो इन रीजंस की वजह से आपको स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनानी होती हैं। अब आपको मैं एक बैकग्राउंड दे दूं मिलिट्री कोर्ट्स और ये सिविलियंस का ट्रायल का। देखिए 1967 से कानून मौजूद था और 1975 में ब्रिगेडियर FB अली के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको हर एंगल से इंटरप्रेट किया और इसको अपहोल्ड किया। 2007 में मुश्ताक अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिगेडियर FB अली केस को अपहोल्ड किया। जो
पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस वकार अहमद सेठ की जजमेंट थी, दैट इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्पराजिंग जजमेंट अगेंस्ट द मिलिट्री कोर्ट। उसमें भी जज साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि सिविलियंस के पास ब्लैंकेट इम्यूनिटी है फ्रॉम द मिलिट्री नहीं, कोर्ट। या फरीद साहब, ये तो हमें पता है ना कि जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, वो लाहौर हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, वो तो हमें पता है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर ये फैसला अनडू नहीं होता या अब इस तरह ही रहता है, फोल्ड होता है अपील के अंदर भी, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई दहशत गर्दों की बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी, कोई जो आपके सिविलियंस काम कर रहे हैं मिलिट्री सेक्टर में वो शुतर बेमुहार हो जाएंगे, वो जो चाहे करते फिरेंगे। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस फैसले से अगर ये इस तरह होल्ड भी हो जाता है? इसके बिल्कुल दो इम्पैक्ट्स हैं। एक इम्पैक्ट तो वो सिविलियंस हैं जो आपके मिलिट्री एम्बिट के अंदर फॉल करते हैं, जो आपके हसास अदारों में काम करते हैं, जो टेक्निकल फील्ड्स में होते हैं, वो आर प्रिवी टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उनके लिए तो बड़ा आसान हो गया है कि वो कोई ऑफेंस करे और उनकी ऑर्डिनरी कोर्ट्स में केस चलेंगे। ऑर्डिनरी कोर्ट्स क्योंकि आपके ऑलरेडी चैलेंज्ड हैं, तो उस कोर्ट से बेल लें, बेल लेके मुल्क से बाहर जाए, मुल्क से बाहर जाकर एक बाजार लगा दें आपके नेशनल सीक्रेट्स का। एक तो इसका ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि देखिए, पनिशमेंट का थियोरेटिकल अंडरपिनिंग इज टू क्रिएट डिटेरेंस इन द सोसाइटी, और डिटेरेंस इसी तरह क्रिएट होती है जब आपने सख्त कानून बनाए होते हैं। और अगर आप वो सख्त कानून को रिलैक्स कर देंगे तो आपने वो डिटेरेंस खत्म कर दी, तो फिर तो आपने जो ऐसे अनासिर जो उसका खौफ खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये आपका पॉइंट आ गया। अवैस साहब, मुझे इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, जो पलवशा साहिबा ने कहा उस पर कमेंट करेंगे आप काइंडली, कि मामला आपको यहाँ तक किसने पुश करके पहुंचाया 9 मई तक? ये कोई एनालिसिस किया आप लोगों ने? मैं बिल्कुल कमेंट भी करूंगा उसके ऊपर, और ये बताऊंगा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे अभी बात की गई है 9 मई के हवाले से, तो 9 मई के हवाले में ये एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से पीटीएम ने ये गेम खेली कि किसी तरीके से इमरान खान को और उसकी पार्टी को ब्रैकेट कर दिया जाए डायरेक्ट फ़ौज के साथ कन्फ्रंटेशन के साथ, ताकि दुश्मनी और एक नफ़रत का एक बीज जो है वो अवाम और फ़ौज के दरमियान हो। क्योंकि ये शुरू से नून लीग की सियासत थी कि जो फ़ौज के साथ नफ़रत, वो नवाज शरीफ की आप उसको आप ले जाइए, आप पीछे चले जाएं, आप वो जब यानी आप जितना भी पीछे चले जाएं, आप देखेंगे कि जिस वक्त जलजुआ के ज़माने में। वैसा साहब, आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा आपके पास आऊँ, लेकिन मैं जाते जाते एक चीज़ बता दूँ कि चलें ब्रेक के बाद ही बात करते हैं, एक ब्रेक लेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट का ये मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो फैसला है, बहुत हद तक बहुत से लोगों के और बड़े इदारों में ये एक बड़े बैड टेस्ट में गया है, और कहा यह जा रहा है कि बेसिकली इससे ना सिर्फ 9 मई के हमलों की हौसला अफजाई हुई है, बल्कि आइंदा भी अगर दहशतगर्दी किस तरह के वाक़यात हुए फ़ौज के ख़िलाफ़, तो उसको भी एक हौसला अफजा इकदाम करार दे दिया गया है इस फैसले के ज़रिए। इस फैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों के अंदर। अब ये फैसला चैलेंज होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आई थिंक बड़ा बोल्ड बनेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।